लेकिन अभी आपने कहा कि पहले ये था कि आउटसाइडर जो थे वो बाहर अंदर सिद्धड़ा वहाँ पर नहीं जा सकते थे। ये आउटसाइडर कौन से थे आपको, क्या कौन से आउटसाइडर लगते थे आपको? जैसे जम्मू का आदमी, ऐसी कॉलोनीज बन रही थी कि जो जम्मू का लोकल था उन कॉलोनीज के अंदर वो तो अब भी नहीं जा सकता है, सुनने में आया। अभी भी कोई कहाँ पे जम्मू के लोगों ने, वो अभी भी सुना है कि वहीं पे कश्मीर के लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीदे हुए हैं, कार्रवाई हुई नहीं। नहीं, जिन्होंने जो इलीगल मकान वगैरह, मैं चाहूँगा जा सकता है या नहीं जा सकता, मैं तब की बात ही आपकी करूंगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अच्छा। हो सकता है तब भी जा सकता हो, लेकिन एक लोगों को मैसेज है कि नहीं जा सकता, और एक आध मेरे पास आउटसाइडर एग्जाम्पल है कि आप जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया हमें, तो शायद आज भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि नहीं जा सकते हम। तो सबसे बड़ी नैरेटिव सेट करना इंपॉर्टेंट है। वो नैरेटिव सेट हो रहा था कि जम्मू में जम्मू के लोग नहीं रहेंगे, तो आज है कि जम्मू में जम्मू के लोग रह सकते हैं। अब बाहर वाले भी रह सकते हैं, बाहर वालों को नहीं, अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं देखो, जम्मू कश्मीर की इसलिए बार बार बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी स्टेट है, एक बैकवर्ड स्टेट है, और ये कभी भी मतलब अंग्रेजों के अधीन नहीं रही है। ये एक पिछड़ी हुई स्टेट रही है, और जब भी कोई रिजर्वेशन क्यों दी जाती है कि एक पिछड़ा वर्ग है, उसको दूसरे वर्ग के साथ लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होंगे ताकि वो बराबर रहें, बराबर हो जाएं। तो यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे बैकवर्ड स्टेट है, और अभी हमारा बच्चा दिल्ली के बच्चे से किसी भी लेवल पे मुकाबला नहीं कर सकता, यूपी में नहीं मुकाबला कर सकता, बिहार में नहीं कर सकता, कलकत्ता में नहीं कर सकता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा अगर स्पेशल स्टेटस चला गया तो एटलीस्ट हमें बेनिफिट्स दिए जाएं, ताकि अभी हमारा जो कंपटीशन है विद इन है वो काफ़ी नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नेताओं से। आप भी उन्हीं में शामिल हैं कि यहाँ पर हम पूछ रहे थे अगर आपके लिए इतने मुद्दे तो आप सड़क पर क्यों नहीं आते? वो कहते हैं आप डरा देते हो, ईडी लगा देते हो। नमस्कार, स्ट्रेट ड्राइव विद ललित जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। और आपको मालूम है इस प्रोग्राम में सीधे सवाल पूछे जाएंगे, और इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा में है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, चाहे आप न्यूज़ पोर्टल्स देख लीजिए या फिर और अखबारों की सुर्खियां अगर बन रही हैं, तो अपने समय के छात्र नेता और 2 बार विधायक रह चुके, और आजकल भारतीय जनता पार्टी में वो कह सकते हैं कि साथ दे रहे हैं कि चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन चर्चा में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सीधा बलवंत सिंह मकोटिया से मैं आपका तारुफ करवाता हूं। जो राजनीति शुरू की वो इन्होंने अपने कॉलेज के टाइम से शुरू की, और यूथ में काफ़ी मशहूर थे, नेता भी रह चुके हैं। स्टूडेंट उसमें जो कॉलेज में बनती हैं, जो संघ बनते हैं, लेकिन आजकल कुछ उखड़े से। और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी जम्मू कश्मीर को आगे? खुश हैं जम्मू के लोग बीजेपी से? ये इनसे हम बातचीत करेंगे, सीधे सवाल होंगे। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद ललित जी, थैंक यू वेरी मच। क्या चल क्या रहा है आजकल? बढ़िया। कुछ तो होगा, बढ़िया तो सब है। देखिए, जो पत्रकार की नज़र होती है ना, वो एक पॉलिटिशियन की नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिटिशियन के पास नहीं लोग जब आते हैं कहते हैं जनाब तुसी हो थोड़ा गुला, ऊपर कोई नहीं है, लेकिन जो असली जो मुस्कुराहट है वो कुछ बता रही है ना। ग्राउंड रियलिटी पत्रकार जानता है, तो मुझे लगता है आप बेहतर जानते होंगे कि ये मुस्कुराहट वही चर्चा का जिसमें आप छाए हुए हैं। नहीं, वैसे भी मुस्कुराहट मतलब भगवान ने फ्री में दिया है, तो मुस्कुराहट देनी भी चाहिए, और मुस्कुराहट मतलब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, रहनी भी चाहिए। मतलब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का चल रहा है। सर, क्या मैं सीधा बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। आप मेरे को 1 साल हो गया आपको आए हुए, हो गया लगभग, हो गया ना? क्या वाकई आपने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि ये जम्मू और कश्मीर के हितों की बात करेंगे, खासकर जम्मू की? हो रहा है कुछ ऐसा, या फिर आप भी दूसरों की तरह सोच रहे हैं कि चलिए देखते हैं क्या करना है? देखिए, ऐसा है कि एक तो अगर आप देखें कि देश और दुनिया का एक बड़ा संगठन है, और दूसरा अगर बात करें कि जिस तरीके से एक जम्मू के अंदर जब भी एक नुक्कड़ सभा होती थी, चाय की दुकान के चर्चा होती थी या किसी छोटी सभा में चर्चा होती थी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले लोग थे, एक चर्चा का विषय रहता था कि जनाब पठानकोट से पार हमें जाना पड़ेगा। जो सिचुएशन बन रही है जम्मू के अंदर बन रही है, हालात बन रहे हैं कि ऐसा दिन आएगा कि हमें
अपना मकान दुकान पंजाब दिल्ली वगैरह जाना पड़ेगा। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो ये चर्चा किसी नुक्कड़ कोने में देखने को नहीं मिल सकती कि कोई ये मतलब लोगों में विश्वास जगह है कि हम सुरक्षित हैं। डेफिनेटली विश्वास तो जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसे हालात थे पहले? आपको लगता है ऐसे हालात थे? मुझे लगता है ललित जी, अगर आप रियलिटी में देखें तो डेफिनेटली उस चर्चा का हिस्सा कभी आप बने होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप उस हिस्सा का चर्चा नहीं बने होंगे। और आज वो चर्चा किसी नुक्कड़ कोने में चलती हो तो बताइए। तो हालात तो थे कि आप जम्मू के अंदर इस तरीके की कॉलोनीज बन गई थी सेदड़ा एरिया में कि यहाँ मतलब बैरियर लगे थे कि आउटसाइडर दूसरा बंदा जा नहीं सकता है वहाँ, आपको जानकारी है। तो हालात बन रहे थे और ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और कश्मीर के अंदर नारा लगता था, पुंछ को जीता, किश्तवाड़ को जीता, डोडा को जीता, अब सांबा की बारी है, देखा है आपने ना, वो नारे लगते थे। अब कठुआ की बारी है, उधमपुर की बारी है। तो वो क्या दर्शाने का मकसद था कि कश्मीर को जीता, उसके बाद मतलब इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही थी। आपको देखिए कुछ तत्व इस तरीके के तत्व थे जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक मैसेज जो फैलाने की कोशिश करते थे। तो इसका मतलब फिर जो पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ वो सही था कि भारतीय जनता पार्टी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की कि अगर कोई और सरकार बना ले तो शायद ये नारा सफल ना हो जाए, और बीजेपी ने इसलिए गठबंधन किया कि इस नारे को हमने रोकना है, इस साजिश को हमने रोकना है। देखिए उस टाइम में ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं था क्यों? बेशक आप अपोजिशन, उस टाइम में अपोजिशन का था और मैं 1 साल का जवाब दूंगा मैं पिछले 10 सालों का जवाब, क्योंकि मैं भी अपोजिशन करता था, मैं भी उसके विरोध में था कि बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन क्यों बनाया। तो अब उसको मैं जस्टिफाई करूंगा तो वो जायज नहीं होगा। तो उस टाइम भी विरोध में था, तो आज मैं उसको जस्टिफाई कितना टफ होता है इस सिचुएशन को देखना कि जब आप विरोध करते थे और उसी विरोधी में आप शामिल हो गए कि अब मैं आपका समर्थक बन गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊं, जहाँ गलत है तो हम स्टैंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों का एग्जाम पंजाब में शुरू हुआ तो हमने पार्टी की बड़ी रैली में बात करी। अच्छा, जैसे टोल प्लाजा का इशू हुआ तो हम राजपूत सभा के सभा में चले गए, हमने प्रदर्शन किया और हमें किसी ने नहीं रोका। ये लोग घर में बैठे कहते जनाब पार्टी की तरफ, पार्टी जायज मसलों में मुझे नहीं लगता है पार्टी रोकती है। जब मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव नहीं होता आप पे जब आप पार्टी के खिलाफ होते? ये तो हम घर में ही बैठे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा। पार्टी की पॉलिसी नीतियों को आप अगर उसके ऊपर कोई चर्चा करनी है तो बंद कमरे में करनी है। आप प्रेस में जाके, मीडिया में जाके, सड़कों में जाके, वो तो गलत है। जिस पार्टी में रहते हैं उसकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बंद कमरे में पार्टी तक ला सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक के इश्यूज हैं मतलब तो पार्टी नीति की अगर कोई बात होगी तो बंद कमरे में, और जनता के साथ पार्टी होती है आपका घर। जैसे घर में मुझे माँ के साथ, बाप के साथ, वाइफ के साथ प्रॉब्लम है तो मैं सड़क में जाके भाषण करूंगा तो कहाँ तक जायज है? तो मुझे घर में निपटाना चाहिए। आजकल घर के मुद्दे सड़क पर ही आ रहे हैं इसमें मैं बाद में बात करूंगा। जी। लेकिन अभी आपने कहा कि पहले ये था कि आउटसाइडर जो थे वो बाहर अंदर सिदड़ा वहां पर नहीं जा सकते थे। ये आउटसाइडर कौन से थे आपको? क्या कौन से आउटसाइडर लगते थे आपको? जैसे जम्मू का आदमी, ऐसी कॉलोनीज बन रही थी कि जो जम्मू का लोकल था उन कॉलोनीज के अंदर वो तो अब भी नहीं जा सकता है, सुनने में आया। अभी भी कोई कहाँ पे जम्मू के लोगों ने, वो अभी भी सुना है कि वहीं पे कश्मीर के लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीदे हुए हैं, कार्रवाई हुई नहीं। जिन्होंने जो इलीगल मकान वगैरह, मैं चाहूंगा जा सकता है या नहीं जा सकता, मैं तब की बात ही आपकी करूंगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है। अच्छा। हो सकता है तब भी जा सकता हो, लेकिन एक लोगों को मैसेज था कि नहीं जा सकता। और एक आध मेरे पास एग्जाम्पल आए कि आप जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया हमें। तो शायद आज भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है कि नहीं जा सकते हम। तो सबसे बड़ी नैरेटिव सेट करना इंपॉर्टेंट है। वो नैरेटिव सेट हो रहा था कि जम्मू के लोग नहीं रहेंगे, तो आज है कि जम्मू के लोग रह सकते हैं। अब बाहर वाले भी रह सकते हैं। बाहर वालों को नहीं, अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं देखो फिर आप वही कर रहे हो। नहीं, बाहर का मतलब ये नहीं है। बाहर का मतलब ये नहीं है कि जैसे कश्मीर की तरफ से एक, नहीं मैं कह रहा हूँ बाहर वाले भी आ रहे हैं, तरफ से नहीं, कश्मीर के लीडर्स की तरफ दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राज्य के। देखिए जिस तरीके का यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ऐसा जैसे 5 मरले का प्लाट की बात हुई तो कश्मीर के नेताओं ने कहा कि यहाँ यूपी बिहार के, और ऐसी मैं बता सकता हूँ इसके कॉन्फिडेंस के साथ, अभी तक यूपी बिहार को किसी को 5 मरले की जमीन अलाट नहीं हुई। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ, ये जमीनें अभी हमारे लोगों को नहीं हुई हैं। ये जमीनें 2, 4, 5 साल पहले जो एक लिस्ट गई थी जिन लोगों को PMAY के तहत मकान सैंक्शन हुए और उनके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों की, ये मुझे लगता है बड़ा कम लोग हैं, ये बड़े लिमिटेड लोग हैं। मुझे लगता है 2-4 हज़ार लोग हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। तो लिमिटेड लोग हैं और वो 100% वो लोकल लोग हैं, उसमें भी किसी बाहर के बंदे को नहीं दिया। मंगोटिया साहब मुझे ये बताइए, बाहरी राज्य के लोग वाकई जम्मू के लोगों के लिए थ्रेट हैं? रोजगार छीन जाएगा, जमीनें छीन जाएगी, सारा कारोबार वो छीन लेंगे। देखिए बात ऐसे है क्योंकि लोगों के जहन में ये बड़े सवाल होते हैं। बिल्कुल आपका सवाल जायज है और लोगों का सवाल जायज है। देखिए
जब हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं तो हमारे लिए यूपी भी एक ही है, बिहार भी एक है, दिल्ली भी एक है, पंजाब भी एक है और जम्मू कश्मीर भी एक है। तो इसमें हम जम्मू कश्मीर की इसलिए बार बार बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी स्टेट है, एक बैकवर्ड स्टेट है और ये कभी भी मतलब अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रही है। ये एक पिछड़ी हुई स्टेट रही है और जब भी कोई रिजर्वेशन क्यों दी जाती है कि एक पिछड़ा वर्ग है उसको दूसरे वर्ग के साथ लाने के लिए हमें कुछ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होंगे ताकि वो बराबर रहें, बराबर हो जाएं। तो यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे बैकवर्ड स्टेट है और अभी हमारा बच्चा दिल्ली के बच्चे से किसी भी लेवल पे मुकाबला नहीं कर सकता, यूपी में नहीं मुकाबला कर सकता, बिहार में नहीं कर सकता, कलकत्ता में नहीं कर सकता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा अगर स्पेशल स्टेटस चला गया तो एटलीस्ट हमें बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि अभी हमारा जो कंपटीशन है विद इन स्टेट के अंदर है, विद इन यूटी के अंदर है। अभी हम जैसे हिमाचल प्रदेश में इस लायक हम नहीं हैं कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, हम सभी लोग, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो जॉब्स हों, चाहे वो एजुकेशन हो, अभी हमारे लोग उस लेवल में नहीं पहुंचे हैं कि वो नेशनल लेवल का मुकाबला कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें एक हमारे लिए एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए, एक दायरा फिक्स करना चाहिए और ताकि हमें बाहर के लोगों से ये सोच मंगोटिया साहब आपकी है या पार्टी का भी यही है मानना? देखिए फिलहाल तो ये मेरी अपनी सोच है। अच्छा, तो ये सोच आपने उनको बताई है अपने सीनियर्स को कि भाई सब ऐसे होना चाहिए? डेफिनेटली, जैसे मैंने क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी इन मुद्दों वाले। देखिए जैसे मैंने कहा कि जब एग्जाम चल रहे थे हमारे पंजाब के अंदर एग्जाम चल रहे थे तो हमने कहा कि क्यों देंगे हमारे बच्चे एग्जाम, और फिर इसके ऊपर भी चर्चा हुई। इसके ऊपर ये चर्चा हुई कि अगर आज 56% हमारा लिटरेसी रेट है वुमेन का, अगर हमारी बच्चियां पंजाब में नहीं जाती हैं 12th के बाद एडमिशन के लिए एग्जाम लेने, तो कल हमारा 54-52 आता है। और नेशनल लेवल की डिबेट में ये चर्चा होती है कि यूटी जम्मू कश्मीर की इनडायरेक्टली रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें हमारा 52 या 50% रेट आता है। तो उस नेशनल डिबेट में हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमारे लिटरेसी रेट 56 से हमारा 52 पे आ गया है। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने माना, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जब बात प्रॉपर तरीके से पार्टी की लीडरशिप तक पहुंचती हो तो उसमें कोई एक्शन होता है, ऐसा नहीं है। यूथ जितने हैं वो काफी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नेताओं से, आप भी उन्हीं में शामिल हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता गया। भ्रष्टाचार इन द सेंस कि जो भी यहाँ पर एग्जाम हुए वो स्कैम की भेंट चढ़ गए और एलजी साहब ने खुद उसकी इंक्वायरी करवाई, तो आप लोग बोले ही नहीं। देखिए ये बिल्कुल, या डरते हो दिल्ली वालों से कि अगर एलजी की मुखालफत कर दी तो दिल्ली वाले डांट देंगे? देखिए इसमें ये है कि अब पार्टी की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और जो ऐसे इश्यूज हैं उन इश्यूज़ को गवर्नर साहब के साथ जो है एलजी साहब के साथ उन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। और इसमें हम युवा लोगों के, और इसमें कई बार मतलब थोड़ी गर्मी सर्दी भी कहेंगे ना, बहस मौसम भी एलजी साहब के साथ हुआ है कि मतलब अगर एक कंपनी जो है अगर उसको हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी दी है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो हम दूसरे को क्यों नहीं दे सकते हैं। और इसमें हम बिल्कुल यूथ के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमारी डेफिनेटली पार्टी लेवल पे और एलजी लेवल पे चर्चा होती रहती है और इसमें हम यूथ के साथ खड़े हैं। और ये गलत है कि मतलब यूथ आते हैं, और ये हमने बात बताई एलजी साहब को कि नौजवान आते हैं हमारे पास, कहते हैं जनाब हमने तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी किया, हम नहीं कहते कि हमें जॉब दे दो, लेकिन हमें कम से कम एक मौका तो दे दो, हम अपनी ज़िंदगी में ओवरेज होने से पहले एक टेस्ट तो दे दें अपनी जॉब के लिए। बोलो जी, एक और सवाल बड़ा है, जैसे अब कोविड हुआ था तो हमें बहुत से लोगों की कॉल्स है वो फंस गए थे और फिर पता चला कि ये जो हमारे लोग हैं ये बाहरी राज्यों में दिहाड़ी लगाने वाले काम करते थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहरी राज्यों के लोगों ने छोटे छोटे रोजगार पर कब्जा कर लिया। आपको नहीं लगता कि हमारे उन लोगों को सेटल करना चाहिए जो बाहर हमारे काम करते हैं, यहाँ आ गए हैं? नहीं, जो हमारे लोग माइग्रेट होकर बाहर जा रहे हैं। देखिए ये एक समस्या तो है कि जो माइग्रेशन की है, और ये तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अगर कहेंगे तो बहुत से राज्यों की है और हमारे राज्य में भी है। और हमें डेफिनेटली इसके लिए लोगों को कोई इस तरीके से हमें उनको एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं मैं, अगर हम डीपली रियलिटी जो है, इवन अगर बीजेपी का मतलब छोड़ दिए नहीं है नेता, आम नागरिक, तो आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी स्कीम्स हैं, 100 कुछ स्कीम्स हैं, और उन स्कीम्स का अगर हम उस थोड़ी सी स्टडी करेंगे ना तो हमें मतलब बेनिफिट लेके अपना रोजगार, वही मैं सरकारी नौकरी की नहीं बात कर सकता, सरकारी नौकरी तो सबको मिल भी नहीं सकती ना। हमारे पास कई बार लोग आते हैं कि बच्चे की शादी है, कुछ हेल्प करिए, तो हमने कहा कि 50,000 सरकार की तरफ से देता है, तो आपने किया अप्लाई? कहते ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं है। तो एक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि इन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि जो स्कीम्स हैं
हाँ, फिर कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक लेवल पे, कोई पॉलिटिकल लेवल पे उसको डेफिनेट जानबूझ के इग्नोर करता है, तो फिर मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जानकारी होगी तो इतनी स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर, तो ये कौन जानकारी देगा? नेता लोगों की तो अब चलती नहीं है इतनी। नहीं, वो तो जानकारी मतलब वो तो जरूरी थोड़ी है कि हमें मतलब कोई सरकारी ऑर्डर लेना है। वो जब भी हम कहीं बैठते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, हमारी भी बनती है, आपकी बनती है, सभी की बनती है कि आम आदमी को जो पढ़ा लिखा है उसको पता है और बेनिफिट ले रहा है। जो जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है, दूर दराज में फंसा है, दिहाड़ी लगाता है, उसको इन चीज़ों की जानकारी कम है, जिसकी वजह से वो माइग्रेट होता है और उसको स्कीम। विपक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी, हम पूछ रहे थे अगर आपके लिए इतने मुद्दे तो आप सड़क पर क्यों नहीं आते? वो कहते हैं आप डरा देते हो, ईडी लगा देते हो। लाल सिंह उनमें से ही केस है, चौधरी लाल सिंह का, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई शांत रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अंदर जाओगे। क्या इतना डरा के रखा हुआ आपने? देखिए, अगर कोई कमजोरी होगी तो ईडी पीछे लगेगी, अगर कमजोरी नहीं है तो ईडी कैसे पीछे लग सकती है? ईडी मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, छोटा होगा, बड़ा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर लाल सिंह जी का नाम लिया तो लाल सिंह जी हमारे भाई हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनके साथ कहीं गलत किया, किसी एजेंसी ने गलत किया, तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके भाई आपके साथ हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा लगा कि जब लाल सिंह जी को अरेस्ट किया तो लाल सिंह जी थोड़ा सा, उनका जो फेस इंप्रेशन जो शेर वाला रहना चाहिए था। क्या हो सकता है, 2 साल सजा दे देंगे, 4 फांसी थोड़ी दे, मतलब डर गए थोड़ा सा जो फेस इंप्रेशन पब्लिक में वो जमा नहीं, मतलब जेने डोगरे दा के डॉक्टर नहीं दिखा रहा, बीपी बढ़ी, भाई यार देन व्हाट, क्या हो सकता है? और फिर जो क्षत्रिय लोग हैं, आपने तो हिस्ट्रियां पढ़ी हैं कि जब लड़ाई में गर्दन कट जाती थी तब तो 200 मीटर जाके वो तलवार चला के चलते थे कटी गर्दन में भी। तो क्या फर्क पड़ता है? जब हम लड़ते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, तो क्रांतिकारियों को तो कुछ भी हो सकता है, क्रांतिकारियों के साथ बहुत कुछ घटता है। तो थोड़ा सा जो मतलब लाल सिंह जी को जो अपना दमखम है ना, वो थोड़ा ढीला कर दिया उस 1-2 घंटे में, तो वो थोड़ा सा मजा नहीं आया। तो मैं लाल सिंह जी को हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। ईडी की परेशानियां झेल रहे हो, इधर आपको मजा नहीं आया? क्या करेगी ईडी? कोई फांसी दे देगी, कोई उम्र कैद दे देगी, क्या होगा? साल, 2 साल, 6 महीने, 5 दिन, तो क्या 10 दिन। क्या यही कारण है कि विपक्ष, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ये इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि कमजोरी होती है, कुछ ना कुछ गलत किया होता है, तभी ये डरते हैं? डर तो देखो, जो सच्चा आदमी है वो डरता है क्या? सच्चा आदमी डरता है क्या? तो सुन लीजिए, विपक्ष इसलिए नहीं बाहर आ रहा। सच्चा आदमी डरता है क्या? अच्छा, सच्चा क्यों डरेगा? अच्छा, एलजी की सरकार ठीक चल रही है या फिर आपको चाहिए कि यहाँ पे चुनाव होने चाहिए? चुनाव तो होने चाहिए। देखिए, एलजी की सरकार, देखिए म्युनिसिपल कमेटी भी खत्म होने वाली है जम्मू का, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक वो थे अपने पार्षद वगैरह, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। मेयर, लोकतंत्र में तो लोगों की सुनवाई तो चुनाव में ही, मतलब चुने हुए नुमाइंदे ही कर सकते हैं। अधिकारी उनकी बात को नहीं समझ सकते हैं। अधिकारियों का हुक्म मानना और हुक्म, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है कि यहाँ पे चुनाव करवाइए? आपके सामने बोल रहे हैं कि हम चुनाव करवाइए, तो यहाँ पे बोलते हैं सड़क पे, यहाँ से लाखों लोग देख रहे हैं। जब आपके सामने बोल दिया समझो जम्मू कश्मीर ने देख लिया। फिर भी लोग चाहते हैं कि लोगों की आवाज जो है वो सड़क पर नेताओं को उतरना चाहिए, ताकि दिल्ली जो है वो आपकी गर्जना को सुन सके, आपकी आवाज को सुन सके। सुनने में आता है कि जब आप लोग दिल्ली में जाते हैं वहां पे फटकार खा के आप वापिस आ जाते हैं। देखिए, मुझे तो आज तक फटकार पड़ी नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा किसी, मेरे सामने भी किसी को नहीं पड़ी है, तो मैं कैसे कह दूंगा फटकार पड़ती है? नहीं, सुना देते हैं ना। नहीं, वो पता नहीं कौन बताता है, लेकिन मेरे सामने ऐसा ना हो, मेरे साथ हुआ है। क्यों नहीं चुनावों के लिए आप लोग क्यों नहीं इतना, वो सिर्फ 2-3 सीटों के लिए एमपी के लिए इतना जन संवाद हो रहा है, ये संवाद हो रहा है, बूथ संवाद, ये, लेकिन 90 असेंबली सीटों के लिए यहाँ पर लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिल रहा है, सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। वहां पर आपकी खामोशी क्या बता रही है? डर क्यों है चुनावों से? देखिए, नहीं, डरने की बात नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि देखिए, अब डेफिनेटली जम्मू के लोगों को हरासमेंट है, मैं कहूँगा चुनाव के बगैर, कश्मीर को भी होगी, लेकिन पत्थरबाजी तो नहीं है ना। अगर चुनाव होते हैं तो वही हम लीडरों को असेंबली में कहेंगे कि पत्थरबाजी है, इसको छोड़ दीजिए। तो कम से कम कश्मीर का मसला जो है वो मतलब एक लंबा इशू है और उसको सेटल करने पर एक मतलब ये है कि चुनाव आगे काम चल रहा है। अच्छा, और जब तक ये काम पूरा मुकम्मल नहीं होगा चुनाव नहीं होगा। मुझे लगता है कश्मीर का मसला सेटल नहीं हो तो कोई कुर्बानी देने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। कश्मीर का जो अगर आज हो जाते हैं चुनाव तो कल फिर वही पत्थरबाजी चलती है, फिर वही हालात बनते हैं। आपको मतलब वही देश विरोधी नारे लगते हैं, वही तिरंगा झंडा नीचे रख के उसको रगड़ो रगड़ो करते हैं, वही गौ माता का वध करके उसके ऊपर इस तरीके के स्लोगन करते हैं। तो उससे तो बेहतर है, मतलब यही बता रहा है एंजॉय कर रहे हैं सब थे। एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट किया, वो हमने प्रधान जी का वीडियो देखा, बैंड बाजा और बीजेपी क्या जबरदस्त बाजा बजा रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं, तो आप खुश हैं? नहीं, बाजा बजाने से खुश हो जाए आदमी, तो जो बाजा बजाते हैं फिर तो हमेशा खुश रहने चाहिए। वो जिनका प्रोफेशन बाजा बजाना है वो तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड रहना चाहिए जिंदगी में। अच्छा, तो कुल मिलाकर ठीक चल रहा है सर? देखिए,
ये मैं कहूँगा कि बेरोजगारी समस्या है। और बेरोजगारी मैं नहीं कहता कि कल बीजेपी की सरकार आएगी तो सभी को रोजगार देगी, या दूसरी पार्टी कहेगी कि हमारी सरकार आएगी, जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। लेकिन जितनी पोस्ट वेकेंट हैं उसको डिले करना, उनको फिलअप करने में डिले करना वो जायज़ नहीं है। SRO पार्टी ने ओपन बोला, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ हमने ओपन स्टेटमेंट दिया, आज भी दे रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ कहते हैं जनाब भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए। और आपके टेबल पे पिछले 5 वर्षों से 2200 के करीब SRO 43 के केस पड़े हैं, और आप कहते हैं जनाब ये भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? मेरी अगर फाइल में ओके है तो आप 1 मिनट भी रोकते हैं तो करप्शन का पार्ट है। आजकल 2 प्रोफेशन बड़े मशहूर हो गए हैं, एक चाय वाला और एक दर्जी वाला। क्या चक्कर क्या है ये? चाय वाला भी छा गया और दर्जी वाला भी छाएगा। क्या तो ये घर की लड़ाई सड़क पर कैसे आ गई? ये लाई जिन्होंने, तो अब उनको पूछेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। हमने तो सड़क पे नहीं लाई, हम तो 20 वर्षों से चला रहे थे कि जैसे कैसे परिवार है चलना चाहिए। लेकिन 3 साल पहले एक मोड़ आया। उस मोड़ के बाद जब मैंने पार्टी को अलविदा कहा तो आपने भी पूछा हमें कि क्या कारण था, हमने कहा निजी कारण था। अक्सर लोग जब पार्टी छोड़ते हैं कहते हैं जनाब वो फलाना बदमाश था, फलाना ये था, फलाना किसी के ऊपर आपने कहा था घर की बातें घर में रहने दो। हमने ऑन किया। लेकिन 3 साल से सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि घर से बाहर निकलते हैं तो मार पिटाई की नौबत, थप्पड़ पड़ने की नौबत आ जाती है? कोई दिन नहीं अधिकारियों को, कभी मेरा एक दफ्तर है उसको गिराने के लिए धरना नहीं लगाया जाता है, मेरे परिवार के लोगों के मकानों को गिराने के धरने लगते हैं। मतलब कोई इस तरीके का, मतलब मेरे साथ चलने वाले लोगों को मतलब इतना मेंटली टार्चर। लेकिन आपने भी मतलब जवाब दे रहे थे, ये क्या वो वाला स्टाइल तो नहीं अपनाया आपने? वो राजनीति फिल्म का स्टाइल था, अपने क्या नाम था उनके एक्टर का, मनोज वाजपेयी का, करारा जवाब मिलेगा। आपने भी कह दिया करारा जवाब मिलेगा, मतलब उस इनडायरेक्ट वे में कि मैं RTI ये आपकी फाइलें खोल दूंगा, पुलिस में आपके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, क्यों आपको बचाया जा रहा है? देखिए बात ये है कि जब एक तरफ से आपके ऊपर आपको ये भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कोशिश कोई करे तो उसकी ईमानदारी को तो चैलेंज करना पड़ता है ना फिर। और वो आदमी जो खुद ईमानदारी से बड़ा दूर परे हो, अच्छा। और वो आदमी फिर दूसरे को भ्रष्टाचारी साबित करे तो उसकी ईमानदारी को तो फिर चैलेंज तो करना पड़ता है। वाकई RTI लगाकर पैसे ब्लैकमेलिंग होती है? RTI लगा के पैसे की बात नहीं करूंगा, लेकिन ब्लैकमेलिंग तो बड़ी जबरदस्त इसलिए लगाई जाती है, बड़ी जबरदस्त। चलिए आखिरी सवाल, स्टूडेंट लाइफ वाली पॉलिटिक्स अच्छी है या ये वाली? टफ कौन सी है? उस समय आप अपने साथियों के जो मुद्दे थे वो सीधा कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन टकराते थे, आज के मुद्दे में आप किससे टकराओगे? नहीं, जहाँ टकराने की जरूरत है तो हम टकरा जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जो अंदर का बलवंत है वो बदला थोड़ी है, वो वही अच्छा, वो कॉलेज वाला है उससे भी बिल्कुल अब थोड़ा सा ज्यादा परफेक्ट हो गया। तो इसलिए पॉलिटिक्स, लोग कहते हैं जी पॉलिटिक्स चोर लोगों का काम है, गलत लोगों का, बदमाश लोगों का, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। जब आप ठीक हैं तो सब ठीक है, जब आप गलत हैं तो आपको हर चीज़ गलत लगती है। तो मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, जब आपके मन में भाव है कि किसी को, मतलब किसी जो आपके पास आता है कुछ ना कुछ उसको देके जाना है, कुछ ना कुछ उसके लिए करके जाना है, तो मज़ा आता है। जब ये सोचते हैं कि इससे मुझे कितने वोट मिलेंगे, तो फिर तो आप कैलकुलेशन की ज़िंदगी ही जीते रहेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। घर वापसी के चांस? घर है कहाँ? चलिए घर तो अपनों ने ही उजाड़ दिया। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर अपनों ने उजाड़ दिया, लेकिन एक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रहित में काम कर रही है और यही सोच समझकर यहाँ पर है। लेकिन